साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सभी को रात्रि की 10 बज चुके हैं आई थिंक, और उम्मीद है ऐसा कि शुभ मंगल होंगे, घर पे बढ़िया बैठे होंगे। आज सीआरपीएफ के जवानों पर और एक नक्सलवादी हमला होता है। हम लोग उसी विचार को लेकर के, उसी के ऊपर एक छोटी सी परिचर्चा लेकर के आपके सामने उपलब्ध हुए हैं कि क्या कारण है और क्या उनके समाधान हो सकते हैं। अगर सच में रियल में आपको ये विचार को आगे तक पहुंचाना है, अपनी इस पीढ़ी तक, तो सभी साथी इसको शेयर अवश्य करें, अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें। सबका नमस्कार है, एक छोटी सी विचारधारा है, उसको सीखेंगे। हमने भी आज इसी के ऊपर थोड़ी देर पहले कुछ रिसर्च किया और जानने का प्रयास। तो बोलिए आप स्टार्ट करो इसको, हम लोग इसी पे चर्चा करें। पहले कारणों पे करते हैं कि एक्चुअल में जो साम्यवाद से जोड़ सकते हैं। इसे अपने विशुद्ध भारतीय राजनीति के संदर्भ में करते हैं कि कैसे आज़ादी के बाद क्या पनपा। मैं कुछ चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा, ऐतिहासिक चीज़ों का, जिनके कारण ये शायद ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई। पूरा गांधी से लेकर चलेंगे, उन्हीं के ऊपर चर्चा करें। सर रूपरेखा बनाइए थोड़ी। देखो, इसमें मूल रूप से माओवाद और मार्क्सवाद या लेनिनवाद की अगर बात करें, नहीं, मार्क्सवाद को वैसे थोड़ा अलग कर सकते हैं। मार्क्स पूर्णतः कर सकते हैं, थोड़ा पूर्णतः अलग कर सकते हैं। लेनिन और माओ त्से-तुंग को चीन की पृष्ठभूमि को बेसिक कंसेप्ट में कर सकते हैं। मार्क्सवाद को अलग चीन की पृष्ठभूमि में दिया हुआ इसको। तो इसमें अपन मूल रूप से कह सकते हैं कि माओवाद जो है, मूल रूप से माओ का जन्म 1893 है। 1893। मार्क्स का 1818, इसका 1893 है। देखो, मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा विचार है, मार्क्सवाद एक अर्थव्यवस्था की अवधारणा है। बिल्कुल, सिर्फ आर्थिक चीज़ों की अवधारणा है, और वो एक वैचारिक अवधारणा, फिलोसॉफी की अवधारणा है। माओ खुद संघर्ष में पलता है। इसको 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, 13 साल की उम्र में, और सिर्फ अपने बाप का खेती में हाथ बटाने के लिए। फिर ये दोबारा से पढ़ाई शुरू करता है। फिर ये वापस पढ़ाई शुरू करता है, फिर क्रांति में आते हैं, और आप यूँ कह सकते हो 1949 के बाद जो व्यवस्था को सुधारने में इनका योगदान, वो बड़ा योगदान है। देखो, जहाँ तक मैं सोचता हूँ ना, बेसिक कंसेप्ट में 2 सिद्धांत होते हैं। इनके अनुसार लेनिन की विचारधारा ज़्यादा है, माओ त्से-तुंग ज़्यादा आक्रामक अग्रेसिव व्यक्ति बन जाता है। कि जैसे हिटलर लिखता है अपनी आत्मकथा में कि जो लोग मेरे दुख पे हंसे थे, तो मैं क्यों उनके दुख पे रहूं, मैं तो खून के आंसू रुलाऊंगा। इनको आप तानाशाही कह सकते हो। माओवाद को तानाशाही कह सकते हो आप। कंसेप्ट में एक तरीके वही कम्युनिज्म वाले कंसेप्ट को फॉलो करता है। मैं जब भारतीय पृष्ठभूमि की बात करता हूँ, तो आज़ादी से पहले चलते हैं, छोटी सी घटना है, उसकी चर्चा करते हैं। भारत में असहयोग से जोड़ सकते हो आप, असहयोग से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल उसी पे चलते हैं ना, पहले उसी से शुरू करते हैं, असहयोग से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, जब भारत में देखो सशस्त्र विद्रोही हुए हैं सारे, भारतीय आदमी ज़्यादा समझदार नहीं था, उसे हथियार पकड़ा दिए। ये तो बाबर ने भी लिखा है ऐसा कि भारतीय लड़ना नहीं जानते, मरना जानते हैं, ऐसा वो लिखता है। तो कुछ सोच के तो लिखा होगा, विदेशी आक्रमणकारी था, आक्रमण करने आया था, राज भी करके गया, लगभग 300-400 सालों तक राज करके गया। तो भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग नॉन कोऑपरेशन, कि हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे, व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन था वो। और वो आंदोलन चल रहा था, गांधी जी आंदोलन को लीड कर रहे थे, और बहुत ही अच्छे स्तर पर आंदोलन था। उस समय एक घटना घटित होती है, चोरी घटना घटित होती है। गांधी जी उस समय शायद पोरबंदर में थे। उन्होंने वहीं से ऐलान कर दिया, उनको सूचना मिली भाई, पहले मोबाइल तो थे नहीं कि उसके थ्रू मिले, कैसे भी उनको सूचना मिली, तो उन्होंने घोषित कर दिया कि ये आंदोलन हिंसक हो चुका है, ये हिंसक हो चुका है, और अब ये बस की बात नहीं है। क्योंकि देखो, पुलिस एक ऐसा तंत्र है जो शायद आंतरिक शांति व्यवस्था को चलाता है। पुलिस का काम ही शायद ये कि देश के अंदर की आंतरिक व्यवस्था को बढ़ाना, और बॉर्डर पर हमारे सिपाही जवान, वीर जवान खड़े हैं, उनसे कोई दिक्कत ही नहीं है बॉर्डर पे, वो अपना काम बहुत भलीभांति कर रहे हैं। तो एक पुलिस थाने को जिंदा जलाना, 22 लोग आई थिंक उसमें मरे थे, 22 लोग मरे थे, थानेदार समेत उनको जला दिया गया था। और मजे की बात यह है कि उस भीड़ की 90% जो संख्या थी वो किसान थी।
सबसे बड़ी बात, और सैनिक दोनों आगे ना, दोनों आगे, किसान और सैनिक। वो एक ही बात होगी, सैनिक कौन है यार? बताओ बॉर्डर पर जो खड़ा है किसान है, वो किसान ही तो है। बॉर्डर के ऊपर अमीर आदमी तो खड़ा ही नहीं है। बिल्कुल। जो कारपोरेट जगत है, जिसे तुम कंपनी वर्क कह सकते हो, प्राइवेट सेक्टर कह सकते हो। इसमें बीच में थोड़े समय पहले एक बिहार के किसी मंत्री का किसी शहीद पे बयान आया था। हाँ। उस समय अपने वीर रस के जो कवि है, मुझे नाम नहीं आ रहा, अलवर के जो है, उनकी कुछ पंक्तियाँ थी कि तुमने 10-10 लाख दिए। उन्होंने ये कहा था कि हमने सैनिकों की विधवाओं के 10-10 लाख रुपए तो दे दिए और क्या दें। तो उन्होंने कहा था तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के एटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों। भाई क्या बात है। अब वो घटना हुई, गांधी जी ने क्विट फैसला लिया कि यार इस आंदोलन को स्थगित करते हैं, मैं नहीं चला पा रहा। और हर आदमी की आंतरिक स्थिति होती है यार, वो लीडर था उस समय का महात्मा गांधी, उसका फैसला था, कर दिया उन्होंने। अब देश आज़ाद हो जाता है, मर पड़ के कैसे भी विभाजन हो जाता है, संघर्ष लगातार चलता रहता है। जब 1950 से हम दशक को मानते हैं स्टार्ट, और जब हम 2000 तक पहुँचते तो 50 साल के अंदर देश में गरीबी नहीं मिटी, गरीबी आज भी नहीं मिटी है। लेकिन हम पिछले 30 सालों का विश्लेषण करते हैं, 30 का तो 20 का कर ले, 2000 से लेके जिस दिन देश आजाद हुआ था पहला मुद्दा यही था कि वो लग रहा 10 साल में मिटा देंगे। हाँ 10 साल में मिटा देंगे, मिटाई पॉपुलेशन भी कम थी। अब जब तुम देख के आते हैं ना, इसको 20 सालों को कर लो आप, छोड़िए बाकी बातों को, 2000 से लेके 2021 तक आते हैं, 20 सालों के अंदर हम देखते हैं तो यार मैं जितना मानता हूँ ना, 40% गरीबी पे कंट्रोल हुआ है, हुआ है 40% गरीबी पे कंट्रोल आराम से हुआ है। अब ये सुनने को नहीं मिल रहा है कि भूखा नहीं सो रहा, कम ही मिलता है सुनने को कि भूखा नहीं मर रहा कोई, ठीक है। अब देश में आपको भी पता है कि आर्थिक साम्यवाद है भारत में, और साम्यवाद के अंदर सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि हम लोगों ने मिश्रण किया पूंजीवाद का, समाजवाद का, और एक नया साम्यवाद लेकर के आए। चीन वाले से भी डिफरेंट था, रसिया वाले से सबसे अलग था, सबसे अलग ही यूनिक प्रकार का इंडिया कह सकते हैं कि पूंजीवाद के बहुत नजदीक था, पूंजीवाद भी बहुत नजदीक था, क्योंकि देश के पास पर्याप्त मात्रा में लोहा भी था और कोयला भी था, एनर्जी और संसाधन है, कुल मिला के ठीक संसाधन। अब एक समाज का एक वर्ग असंतुष्ट है और वो कई सालों से है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 3 स्टेट मेजर स्टेट हैं जो जनरली अभी वर्तमान समय में नक्सलवाद कह दो या माओवाद कह दो, एक ही बात है, उससे ग्रसित है। तो उसमें एकमात्र कमी है, देखो मैं मेरे अकॉर्डिंग जो है कि सिर्फ एक प्रशासनिक तंत्र की कमी है। इसमें हम नेता की भी कमी नहीं मान सकते कि जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है ना, वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, और वो जो योजनाएं सरकार बनाती है ना, वो जमीन तक नहीं आ जाती, पहुंचती नहीं है। और देखो मैं एक बहुत बड़ी बात कहूँगा, बड़ी गहन बात है कि युद्ध होता नहीं, युद्ध वास्तव में रक्त की राजनीति है, बिल्कुल, और राजनीति एक्चुअल में बिना रक्त की राजनीति, वो युद्ध है, बिना रक्त का युद्ध है, वो भी युद्ध ही है, राजनीति भी है, लेकिन उसमें रक्त नहीं बहता, युद्ध है, दोनों युद्ध है। तो जो विशुद्ध राजनीति का उदाहरण है ना, वही इस समस्या को बदल सकता है, वो राजनीति है ना, वही बदल सकती है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं बदल सकता। और ऐसा भी संभव नहीं है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानते हैं कि कोई पर्टिकुलर आदमी बंदूक की नोक पर एक इतने बड़े साम्राज्य पर राज नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त मौर्य भी, सम्राट अशोक भी 30 साल तक मैक्सिमम राज कर पाया था, मुगल भी, अकबर भी 50 साल टिक पाया, उसके बाद वो भी खत्म हो गया। आपको पता बंदूक की नोक पे राज नहीं हो सकता, कोई नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया, और कभी कर भी नहीं पाएगा। हिटलर भी कितना बड़ा आदमी हुआ, वो भी नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। तो एक विशुद्ध राजनीति है, शायद राजनीति ही बदल सकती है, प्रशासन इसको बदल सकता है, बाकी प्रशासन को भी कौन बदल सकता है? राजनीति बदलेगी, वही काम करेगी, तभी उसका प्रभाव। दुख की बात है कि राजस्थान की क्या, सभी मान लो ना, सभी जो नेता है खड़े होकर कहते हैं ये प्रशासनिक भ्रष्ट है, ये वो है, वैसे हैं, जबकि खुद कंट्रोल करें इन पे। मुझे एक बात बताओ, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है, क्या राजस्थान में उत्पन्न नहीं हो सकती? वो क्या यूपी में होगी? आने वाले समय में होगी, बिल्कुल होगी। आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के ये 4 बड़े राज्य बड़ी बेरोजगारी से झेलने वाले हैं। और युवा जब असंतुष्ट होता है ना, तो कुछ ना कुछ उलफलूंगी कदम उठाता है। उसके पास क्या है? उसके पास तो हाथ है और उनमें थोड़ी ताकत है। आप जयपुर कितने टाइम से रह रहे हो? आपने अब कल परसों एक सूचना मिली कि यहाँ एक बच्चे का वो छीन लिया, हाँ। वो छीन लिया। ये
क्या है ये, क्या आगे उदाहरण? जाके क्या बनेंगे ये? देखो जयपुर हम लोग कम से कम 6-7 6-7 सालों से रह रहे रह रहे हैं। 6-7 सालों से टच में है जयपुर के अच्छे तरीके से। हमने आज तक ऐसी कोई घटना नहीं सुनी थी कि किसी के साथ बदमाशी हो गई, जैसे दिल्ली में हो जाती है, किसी का पर्स काट लिया, पकड़ के मोबाइल छीन लिया चलती बस से। जयपुर में नहीं होती थी, आजकल जयपुर में हो रही है। जयपुर में होने लग गई है। रियलिटी है यार ये, कि अगर रोजगार नहीं है एक समाजवादी व्यवस्था के अंदर तो युवा असंतुष्ट होगा, और युवा असंतुष्ट हो गया तो फिर वो हथियार ही उठाता है, उसके अलावा उसके पास कोई और उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है उसके पास। नहीं, ये वो उस टाइम करेगा जब कोई भी ऑप्शन बचेगा, वास्तव में नहीं बचेगा तब करेगा। क्योंकि आपको पता है कि खेती किसानी खत्म होने के कगार पर है, खत्म ही है, पानी खत्म हो गया है, लगभग खत्म है। राजस्थान के कितने एरिया में बचा है? अब गंगानगर हनुमानगढ़ इस एरिया को छोड़ दो, पूरे चूरू में वो भी इंदिरा गांधी पूरे चूरू में देखो क्या है। चूरू में ले लो, जैसलमेर चले जाओ, वहां चले जाओ, बाड़मेर चले जाओ, ठीक है, झुंझुनू भी लगभग गया, झुंझुनू भी खत्म हो गया, लगभग गया। शेखावाटी एरिया में भी सिक्कर वाले पोर्शन में थोड़ा पानी ज्यादा बचा है, थोड़ा बहुत बचा है, बाकी खत्म है। झुंझुनू का तो वो हरियाणा लगता हुआ इलाका है, पपूरना बबाई वगैरह वाला इलाका, वो पानी की तरीके से खत्म हो चुका, आज नहीं 10 साल पहले खत्म हो चुका, और आगामी 10 साल बाद शेखावाटी पूरी खत्म हो जाएगी पानी के मामले में। तो किसानी खेती रहेगी नहीं, मजदूरी नहीं रहेगी, और ये देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बनकर हो गई। तो एक बस कंक्लूजन इसी पे पहुंचे कि राजनीति इसका समाधान है। राजनीति, मैं इतना कहना चाहता हूँ, तुम लोग भी युवा हो, तुम चाहे 25 ही जुड़े हुए हो हमारे से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक विशुद्ध राजनीति, आज सारे राजनीतिक दलों को सारे द्वेष बुला करके, और 10 साल केवल 10 साल इस सिस्टम के लिए काम कर लेना चाहिए, और रियल बता रहा हूँ कि तस्वीर बदल जाएगी हिंदुस्तान में। बदल जाएगी, जो कहते हैं ना हिंद का देश, जो हमारी सिंधु नदी, सरस्वती नदी, नदी तमाम आते तमाम उसकी चर्चा करते हैं। ये कभी इकबाल एक बड़ा शेर लिखते हैं कि रोम, मिस्र, मेसोपोटामिया मिट गए इस जहाँ से, ऐसी क्या हस्ती है जो मिटती नहीं हमारी, क्योंकि हम 5000 सालों से खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन अब फिलहाल वर्तमान में देश को ज़रूरत है कि एक विशुद्ध राजनीति का उदाहरण पेश हो, और ये नक्सलवाद राजनीति बदले यार, ये किसान मजदूरी मतलब ये असंतुष्ट नहीं रहने चाहिए, रियल में है यार। हम लोग कोई ऐसे कोई वो नहीं कर रहे यार कि कई विद्यार्थी हैं, तुम लोग ज़्यादातर विद्यार्थी जुड़े हुए हो, तो ऐसे सोच रहे हो कि ये यहाँ पे खड़े होकर के फालतू का ज्ञान दे रहे हैं, या फिर ये ऐसे कोई सरकार की बुराइयाँ कर रहे हैं, तो ये गलत बात है यार। सरासर दिल की बात कर रहे हैं यार, युवा हैं हम भी, तुम्हारी हम उम्र है। किसान आंदोलन में देखा कि उनके बेटों को उनके सामने खड़ा कर दिया। ये कोई अच्छे काम नहीं है सरकार के यार, बहुत बड़े काम है, मैं मुंह पे प्रशंसा कर सकता हूँ। अब राजस्थान की बात कर ले, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएं यार, क्या जरूरत थी रिट भर्ती परीक्षा को खिसकाना, क्या जरूरत थी पटवारी की भर्ती परीक्षा को आगे खिसकाना, क्या जरूरत थी कि तुम लोग ये वन रक्षक का 3-4 महीने तक सिलेबस ही जारी नहीं कर पाए। सिलेबस जारी करने के बाद क्या कर दिया, क्या मजबूरियां क्या है यार तुम्हारी, बताओ तो सही भाई तुम्हारी औकात ही नहीं है सरकार चलाने की, तो बैठे क्यों हो? वो हटो ना यार, किसी और को आने दो, मौका दो, वो नहीं करेगा तो कोई और आएगा, कम से कम कुछ समाधान तो होगा। ससुरो सर के ऊपर क्यों बैठे हो, मूत रहे हो तुम तो यार, रियल में मूत रहे हो यार। तो ये माओवाद जैसी समस्या है ना, ये तो देखो एक सफल प्रशासनिक तंत्र से ही सही हो सकती है, और उसके लिए विशुद्ध राजनीति का उदाहरण पेश करना होगा। ये घर की आंतरिक समस्याएं हैं, वो हमारे भाई हैं, ये भी यार, इससे ये भी मेरे शब्द वापस लेता हूँ, भाई तो ना ससुरे, भाई होते तो ऐसे ना करते। असंतुष्ट है भयंकर यार, गलत चीज है। बिल्कुल यार माँ यार, किसी घर का ही लाल जाता है तो यार क्या गुजरती है यार। सुख भर हुई क्या, कुमार मनोज का एक शेर है ना कि सुख भर चूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हलों की लंगोटियां चली गई। सुख भर चूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हलों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, किंतु जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। रियल है यार, वास्तविक कंडीशन है यार। तो सोच के देखो, अगर एक आदमी मरता है तो उसके पीछे कितने लोग बर्बाद होते हैं। ये तो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए देके खत्म कर। और भाई साहब एक बड़ी बात है, सोशल मीडिया के मंच पे अपन कह रहे हैं, ये सम्मान ये सब ये अपन इन चीज़ों को, दुख को बुलाने के लिए होता है ये, और ये सिर्फ 10 या 15 या 20 दिन के चोचले होते हैं। वास्तविकता उन्हीं में बीतती है जिनके परिवार से कुछ जाता है। उनसे पूछो, वास्तविक कंडीशन उनसे पूछो। 6 महीने बाद कौन जाके आता है उनके पास? जाता है क्या कोई 6 महीने बाद कि तुम किस कंडीशन में? मैं कई ऐसी लड़कियों को जानता हूँ, रिश्तेदारी में भी है कई, जिनकी 22-23 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई।
बिल्कुल हुई है। एक बच्चा था, उस एक बच्चे को, उसी के बच्चे के ऊपर पूरा जीवन यापन कर रही है, अपना पूरा जीवन तज दिया है यार। कितनी नहीं, बड़ी ये समाज तो इतना गंदा है यार, वो किसी से बात कर लेती है तो सारे आरोप लगा देते हैं। क्या बोलेंगे ये, क्या क्या बोलने जैसे है ये। समाज इतना गंदा कि कोई लड़की अगर इस कंडीशन में वो किसी से बात कर लेती है, बात आरोप करने लगा किसी देते हैं लड़के से यार। तो आरोप लगा देते हैं। और खास करके गांव में इतनी गंदी सोच होती है ना, जिसकी कोई हद नहीं होती है। फर्जी समझते हैं लोग। सोच के देखो कि उस पर क्या गुजरी होगी यार, उसकी गलती क्या थी। ये एक्चुअल में माओवाद से बड़ी समस्या तो ये है। माओवाद से बड़ी समस्या तो समाज की है, समाज की गंदी सोच की। लोग ऐसा सोचते हैं। और मैंने समाज वो थोड़ी जो एकता कपूर ने दिखाया है। एक चीज में एकता कपूर ने दिखाया ससुरी में, वो थोड़ी है समाज। एक तो साउथ सिनेमा भी बैरंडी। एक दिमाग के मैंने एक बात आई थी कि वो ये जो सिस्टम है, ये जो चलता है यार, क्यों लोग इसके ठेकेदार बनते हैं, क्यों लोग नियम बनाते हैं, ये जरूरत क्या पड़ रही है भाई साहब। कोई आदमी अपने हिसाब से जी रहा, तुम्हें मतलब क्या है यार उसका, है। और मैंने यार एक गुरुजी एक बात तो देखी है भाई साहब, आप भी 5-6 सालों साथ हैं, मतलब 5 सालों तो लिटल आप सगे रह रहे हैं बिल्कुल। और एक चीज़ देखिए यार, 5-6 सालों तक तो आप समझदार हो यार, अपन समझदार हुए तब से यार आर्थिक बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है। बड़ा लोग पैसे के पीछे पागल हो गए हैं, पैसा ही भगवान हो गया है। जीवन का परम लक्ष्य है कि लोग टारगेट है कि कौन ज़्यादा कमा रहा है, इससे ही समाज में तुम्हारी हैसियत औकात मिलती है। कौन कमा रहा है, क्या भ्रष्टाचार कर रहा है, क्या कर रहा है, मायने नहीं रखता। हम इसे प्रमोटिव समझते हैं कि यार वो आदमी भ्रष्ट है, इतने करोड़ रुपए कमा लिए उसने। कमा लिए यार। और ये देखो खून में अपने, तुम है ना, कोई मान लो कि तुम्हारी गाड़ी पकड़ ली और तुमने अपना फोन से फोन करके किसी को ये कह दिया कि यार गाड़ी छुटवा दे, और उसने गाड़ी छुटवा दी, तो तुम लोग ये बात 5 आदमियों को बताओगे जाके कि मेरी औकात है, मैंने 2 मिनट में छुटवा ली मैंने। ये हमारे खून में प्रवेश कर चुका है, भ्रष्टाचार रियल में कर चुका है यार। तो वो छत्तीसगढ़ वो तो यार 1950 से कहानियाँ चल रही हैं। वो चारू मजूमदार का बेटा अभिजीत मजूमदार, कई सारे आर्टिकल पढ़े उसके इंटरनेट पे, हम लोगों ने आज ही पढ़े उनको, है ना। तो वो बता रहे हैं कि एक्चुअल में कारण क्या है, और सरकार को सुननी चाहिए यार। और देखो इससे कितना भला होगा, सरकार को सुननी चाहिए, लिटरल सुननी चाहिए, ऐसी चीज़ों पे काम करना मैंने इस पर एक उपन्यास पढ़ा था कॉलेज टाइम के दौरान, सेकेंड ईयर में था। कोई गुरुजी के उन्हीं का लिखा हुआ था, प्रकाशित नहीं हुआ, वो पूरा उपन्यास उसमें पढ़ा था। वास्तविक कंडीशन ये थी कि अपने जैसा लड़का तैयारी कर रहा था, तैयारी के दौरान, तैयारी के बाद वो माओवाद की चपेट में आ जाता है, विचारधारा बदल जाती है, उस विचारधारा में आ जाता है और वो वहाँ चला जाता है। वो किसी लड़की से पहले मतलब प्यार करता है जो कि पैसे वाली होती है, ठीक है। वो उसकी सारी जो भी उसकी समस्या है उनका समाधान करती है। उस लड़के के फादर नहीं होते, उसकी माँ जो कि गांव में बेचारी अकेली होती है, मजदूरी करती है। अब वो वहाँ जाके उन सबको भूल जाता है और वो उनमें शामिल हो जाता है। उसको 2-4 वहाँ पे वो शादी भी कर लेता है, उनका वो कैंप पूरे होते हैं उन्हीं के, ठीक है। उनको बच्चे आपके संतान प्राप्ति की अनुमति नहीं होती, बाकी उनके सारा पूरा सेट होता है पूरा। मतलब देखो कैसा सिस्टम है, पुलिस है उनकी पूरी, सब काम है उनके। उसके बाद में उसको कभी मतलब यूँ लगता है कि यार मेरी माँ भी है ये, वो वापस आता है, सब कंडीशंस वो देखता है। वो जिस दिन अपने रूम पे आके बैठता है उसी दिन वो लड़की भी उसके रूम पे आती है, मतलब वो रेगुलर देख के जा रही है। फिर वो घर पे जाता है तो माँ की क्या कंडीशन है, कैसी चीज़ें, फिर वो सिस्टम को थोड़ा संभालता है। तो कंडीशंस वास्तव में खराब है, रियल में नहीं है। अगर हम ग्राउंड लेवल की बातें करें ना, तो आप लोग अपने अपने घर की समस्याएं देखो यार। इन 6-7-10 सालों में समाज इतना बदल गया कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, मन मुटाव लोगों के बीच में। एक तो रियल में मैं नाम ही लेके कह देता हूँ यार, रवीश कुमार का एक वो फेसबुक पर पोस्ट पढ़ा था मैंने पत्रकार का, कि एक उसने लिख रखा है कि व्हाट्सएप चैट ग्रुप में रिश्तेदारों की बात है कि रिश्तेदार क्या बात करते हैं। रिश्तेदार चंदे की बात करते हैं, रिश्तेदार सब कुछ की बातें करते हैं। रिश्तेदार का बेटा चाहे कुछ ही कर रहा होगा, लेकिन रिश्तेदार रोजगार की बात नहीं करता, गरीबी की बात नहीं करता, पेट्रोल डीजल की बात नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? कुछ लोग उसको तो उसके बेटे बेटी की समस्या है और किसी की समस्या नहीं है, टिंगर केक रहा है यार। को समझना चाहिए, रियल में ये बड़ी बात है यार, हमें जागरूक होना पड़ेगा था।
और तुम लोग युवाओं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, रियल में एक प्रयास कर रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ समाज को नई दिशा दिखानी चाहिए। हालांकि पैसे नहीं है यार रिटर्न में, मठाधीश नहीं, कोई बड़े मतलब ऐसा मतलब ये है, माना कि ये ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं होता, पर भगवान से कम भी नहीं होता है ना, कुछ हद तक ये चीज़ें ठीक है, पर यार पूर्णतः भी ठीक नहीं है। आप लोग नौकरी लग जाओ, आपको महीने के 20-50 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, आपका काम चल रहा है, आप यार क्यों सोचते हो कि मुझे जयपुर में फ्लैट चाहिए, मुझे जयपुर में मकान क्यों चाहिए? वो भौतिक बात, मुझे एक रेंज रोवर गाड़ी चाहिए या मुझे 10 लाख की भी गाड़ी यार आपको। अब मतलब आज आप लोग ये सोचते हो कि मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जिस दिन आवश्यकताएं पूरी हो रही है उस दिन आप ऐसा कई सोच रहे हो। कई बार गुरुजी मैं भी सोचता हूँ ऐसी बातें, आज मैं रिलेटिवली सोचता हूँ यार, जैसे मैं ताज़ा ही उदाहरण दूंगा कि यार ऐसे ऐसे करेंगे, यार ऐसे घोटेंगे, ऐसे पैसे ले आएंगे, वैसे कर देंगे, फिर जब थोड़ी देर बाद ऐसा होता है यार परेशान हो क्यों गए। ऐसा, क्यों होता है? ऐसा क्यों है? तो यार बाकी युवा हो तुम लोग, तुम ही क्योंकि देखो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सबको चाहिए, पर इतना सा कर लो यार कि परिवार का कोई आदमी परेशान नहीं हो। साला ऐसे ऐसे समाज में लोग देखे हैं, छोटा भाई या बड़ा भाई परेशान हो रहा है 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के लिए, है वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अच्छा मकान बना लिया, अच्छा कहीं ले लिया, अच्छी गाड़ी लेके घूम रहे हैं। समाज के बारे में सोचना चाहिए यार, तुम्हारे पास पैसे अगर आए जीवन में कभी नौकरी लगो और तो बड़े गांव परिवार के लिए जरूर दुख की बात है कि समाज के बारे में अपन नहीं सोचते, पड़ोसी के लिए कहते हैं बाढ़ में जाए, उसकी स्थिति खराब हो रही है ना, बाढ़ में जाए। मदद करनी चाहिए एक दूसरे की यार, रियल सी बात है यार, सच बात है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बिना मदद के नहीं चलता, करनी चाहिए यार। सिर्फ चौराहे पे खड़े होकर बात बनाने से कुछ नहीं होता, खुद से ही प्रयास करना पड़ेगा, हर एक आदमी को अपने अपने तरफ से करना पड़ेगा, और सूरत बदलनी पड़ेगी, ज़रूरत है, वर्तमान समय की जरूरत है। और मैं फिर कह रहा हूँ, बागिल जी बागी एक बात कहते हैं, एक आज़ादी मिली एक और चाहिए। आज़ाद तो वही नहीं थे, देखो गांधी ने भी ऐसा कहा था ये कि हम लोग वास्तव में व्यवस्था का हिस्सा बने हैं, कि चुल्लू पर पानी मांगा हमने और वो हमें मिला, बस के आज़ादी नहीं मिली, आज़ाद एक आज़ादी और थी। क्रांति तो मांग रही है भाई, खून, देश की जो मिट्टी है वो खून मांग रही है, पर ईश्वर से इच्छा है। खून नहीं मांग रही, बदलाव मांग रही है, बेचारी बदलाव मांग रही है। क्रांति खून मांग रही है, फिर वापस मार्क्सवाद आ जाएगा ना, खून नहीं मांग रही। चलो माओवाद को हटाते हैं, मार्क्सवाद, पर ये समस्याएं शायद सरकार सोल्व कर सकती है चाहे तो। देखो कुछ नहीं चाहिए, गरीबी मिटा दो, अच्छी अच्छी कुछ योजनाएं ले आओ, शायद उससे ठीक है। बाकी ईश्वर इच्छा है, खुश रहो मस्त रहो। आज यार काफ़ी सारे विचार तो हमने आप लोगों से शेयर किए, ईश्वर पता नहीं अचानक से मन में आत्मा को शांति दे। हाँ भाई देखो, मूल माँ के लालों को रियल में सत नमन है, ठीक है, और अपन इतने योग्य नहीं है कि ये बात करें कि ये वैसे, इतने योग्य नहीं है कि हम कोई फैसला कर दें, ऐसा कर दें वैसा कर दें, नहीं इतनी यार कुछ हाँ, उनके बारे में कुछ कर पाए सकता है, लेकिन सरकार कर सकती है, चाहे तो राजनीति कर सकती है, सरकार की बात नहीं, राजनीति कर सकती है। राज्य सरकारों को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी मिलकर पूरा करना चाहिए। केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के समन्वय से इन चीज़ों का हल हो सकता है। पिछले देखो कुछ समय पहले एक सूचना आई थी, 3-4 महीने पहले, वो कि यूपी पुलिस और राजस्थान पुलिस भिड़ गई आपस में। ये निशानी है यार, गृह युद्ध की तरफ से नहीं जाना चाहिए देश, गृह युद्ध हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा काम। इससे अच्छा तो किसी के साथ चाइना वाइना के साथ लड़ ले तो ठीक रहेगा ना, कुछ तो लेके मरेंगे हैं, और नहीं तो वैश्विक डंका ही बच जाएगा यार, पावर ही दिख जाएगी दुनिया को भी, लेकिन अंदर लड़े ना तो वो गड़बड़ हो जाएगी काम। तो कैसे भी करके इसको करना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर दिखने से काम नहीं चलेगा, बनना पड़ेगा। टैगोर विचारधारा जबरदस्त, जोयो सोरो, दुख के अंदर आनंद की बात करते हैं, वो रियल में दुख में आनंद की बात करते हैं। आप गांधी जी के 3 नाम लेके ये मत कहोगे गांधी जी को कॉपी बनना पड़ेगा। गांधी के लिए त्याग चाहिए, संघर्ष देखो यार, गांधी जी के आंदोलन को क्रम देखो आप, कई बार तो सोचिए ऐसा है, सहयोग मत करो, सहयोग हो गया मना कर दो, भारत छोड़ो आंदोलन, अब तीसरे डू एंड डाई, देश की मिट्टी। कौन कहता है गांधी अहिंसावादी था? हिंसकता डायरेक्ट कहते, ग्वालियर टैंक मैदान का भाषण सुनो, पढ़ो उसको। मैं 1942 के आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, कांग्रेस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो बेचारी क्रांति थी, बड़ी बात थी, बहुत सारे विद्वानों का मिश्रण है गांधी, ऐसे थोड़ी बना जा सकता गांधी यार। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वो यार महापुरुष थे, रियल में थे यार। हाँ, उन्होंने काम किया, नाम हुआ, अभी हम जानते हैं। तो ऐसा कुछ जरूर है।
तो इजाज़त चाहते हैं, खाना वाना खाएंगे हम लोग भी, कल सुबह से क्लासें हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे तुम लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। धन्यवाद। ये लोग ऐसा नहीं,